और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जयपुर से बड़ी खबर का रुख, जहां सीएम ने वन और खनन विभाग की बैठक ली है। जहां सीएम निवास पर दोनों विभाग की समीक्षा बैठक हुई। अरावली पर्वतमाला को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है। वहीं सीएम ने अरावली को अमूल्य प्राकृतिक धरोहर बताया है। राज्य सरकार इसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। वहीं अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण के सीएम ने निर्देश भी दिए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है और आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने आप तक जानकारी पहुंचाई थी। अरावली संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध हैं और इसको लेकर के बड़ी बैठक हुई। और इधर अरावली को लेकर सियासी हमलों का दौर जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को निशाने पर लिया है। तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि अरावली हमारी धरोहर है, हम इस पर आंच नहीं आने देंगे। खनन माफियाओं के लिए काम कर रहे हैं और मोदी सरकार में लूट मची हुई है और यहाँ तो कोई चीज सरकार नाम की चीज ही नहीं है। भजन लाल जी तो जो मन में आए जो बोलते रहते हैं। उनको कोई पूछे कि आप अपनी 2 साल की उपलब्धियां आप बताइए कि आपने किसानों के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, बिजली के क्षेत्र में क्या किया। तो सड़कों की जो स्थिति आप सबके सामने है। तो CWC की बैठक भी है, उसमें आगे के प्लान के लिए भी हमें रूपरेखा मिलेगी। लेकिन अभी जिला कांग्रेस कमेटियां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, मंडल कांग्रेस कमेटियां, तमाम नेता, सब कार्यकर्ता मिलकर के इस राइट टू वर्क के कानून को भी बचाएंगे और अरावली को भी बचाएंगे। अरावली हमारी सबकी धरोहर है और हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सब अरावली पहले से ही संरक्षित है, अरावली पहले से आरक्षित है और अब भी अरावली पे अब भी कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा। ये सब कह चुके। बाकी इसका राजनीतिक अड़ंगा अगर लोग बनाते तो ठीक नहीं है। हम सब साथ हैं अरावली के संरक्षण के लिए। और इसी पर जयपुर से हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, अब अरावली को लेकर के दिखाई दे रहा है कि पहले विपक्षी खेमा इस बात को लेकर के हमलावर था, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार ये साफ कर चुके हैं कि अरावली पर किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज नहीं होने दी जाएगी और बाल भी बाका नहीं होने दिया जाएगा। अब इस पर सियासत नए रूप में दिखाई दे रही। देखिए, राजनीति जब है, राजनेता हैं तो सियासत होगी और यही कारण है कि अरावली को लेकर के जो केंद्र की तरफ से हलफनामा था, उस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद ये बयान हो रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि अरावली को बचाएंगे, तो सरकार भी यही कह रही है कि अरावली को बचाना है। दोनों पक्ष एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन नजरिया अलग अलग है और एग्रेशन का मोड भी अलग अलग है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खान विभाग के साथ ही वन और पर्यावरण विभाग की बैठक ली है। पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी कहा है कि संयुक्त अभियान चलाएं आपस में कोऑर्डिनेशन करके। इसमें भविष्य में परिवहन विभाग भी शामिल होगा। और आप ये देखिए कि जो अवैध खनन है उसके खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ में ये भी कहा है कि कोई नई खनन लीज सरकार जारी नहीं कर रही है अरावली के क्षेत्र में। इसके साथ में तकरीबन 250 करोड़ रुपए का एक हरित अरावली अभियान चलाया गया है। 250 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए एलोकेट किए और इसमें जो अरावली का बड़ा क्षेत्र है, तकरीबन 32,000 हेक्टेयर के आसपास ये क्षेत्र है, इसमें सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। और ये वृक्षारोपण अरावली को बचाने के लिहाज से, वहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिहाज से और अवैध खनन रोकने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बीच आज टीकाराम जूली की अगुवाई में जो मार्च निकाला गया अलवर में, उस मार्च में भी यही बात कही गई, अरावली को बचाना है। सब सहमत है इसी बात के लिए। आमजन, खासजन, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि अरावली को बचाया जाए। लेकिन फिर सवाल यह है कि अरावली को कौन खा रहा है, अरावली को कौन मार रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अवैध खनन करने वाले लोग अरावली के हत्यारे हैं और सवाल उसके ऊपर कैसे लगाम लगाई जाए। इसके लिए सरकार, जब सभी इस बात पर सहमत हैं और पहले से ही साफ है कि अरावली में खनन नहीं होगा, तो मसला ये, और विपक्ष भी बार बार इस बात को लेकर के सवाल उठाता है कि भाई अवैध खनन कैसे हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर के तो कई बार जानकारी मिलती है। तो अवैध खनन को रोकने के लिए, और इसीलिए माना जा रहा था कि आज ये मुख्यमंत्री के द्वारा जो सीएमओ के अंदर बैठक की गई, इसी पर प्रहार करने के लिए, इस पर कोई बड़ा कदम उठाने के लिए ये बैठक है।
शशि। देखिए, सवाल यह है कि अवैध खनन कौन कर रहा है, पहले उन लोगों को चिन्हित करना होगा। क्या कोई आम व्यक्ति जिसके पास में किसी खान की लीज नहीं है वो किसी क्षेत्र में जाकर के खनन कर सकता है? कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं और खान विभाग ने भी ऐसे मामले पकड़े हैं जब जो लीज होल्डर है वो अपनी खान में खनन शुरू नहीं करता, बल्कि पहले या तो पड़ोसी की खान है या कोई ऐसा एरिया जो किसी को अलॉट नहीं हुआ है उसमें खनन होता है और वो अवैध खनन की श्रेणी में आता है। और वहाँ से जब माल ले जाया जाता है तो रमन्ना पर्चियाँ, जो रॉयल्टी की पर्ची कटती है, तो खुद के खान की पर्ची बताई जाती है और ये मान लिया जाता है कि ये लीज होल्डर है और उसको अनुमति दे दी जाती है। ऐसे जो लोग आंखों में धूल झोंक रहे हैं प्रशासन की, उनको चिन्हित करना होगा, उनको पकड़ना होगा। उसके पकड़ने के बाद में सख्त एक्शन लेना होगा। एक्शन किस तरीके का होता है? मान लीजिए अगर ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन का माल परिवहन किया जा रहा है तो कभी कभी उसका चालान बना करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन उस चालान की लिमिट कितनी है? क्या जो माल लेके जाया जा रहा है, जो खनन की सामग्री लेके जाई जा रही है, उसकी कीमत जितना चालान है उसकी कीमत से ज़्यादा चालान है या उसकी कीमत का 5%, 2% चालान है? अगर 2%, 5% जितना चालान है तो अवैध खननकर्ताओं के हौसले बढ़ते हैं। उनको लगता है कि ये कोई जुर्माना नहीं है, ये तो आप मान लीजिए कि प्रॉफिट में से 2%, 5% की कमी हो गई, और ऐसे में ये अवैध खनन करने वालों का हौसला बढ़ता जाता है। तो पहले उनको रोकना होगा। जिस तरीके से सरकार अपराध के ऊपर लगाम लगाने की मंशा रखती है, कोई भी सरकार, और पुलिस को सख्त निर्देश दिए जाते हैं, जब सख्त निर्देश होते हैं तब अपराध रुकता है, जब थोड़ी सी ढिलाई होती है तो अपराध वापस बढ़ने लगता है। अवैध खनन को लेकर के बात होती है तो उस पर मसला यही आकर के टिक जाता है कि भाई इस पर कौन ये अवैध खनन कर रहा है और क्या इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बाकायदा नजर इसीलिए आज की सीएमओ में हुई मुख्यमंत्री की बैठक पर था। खैर, बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी देने के लिए। तो यहां जो है शशि हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि कैसे ये सभी चीजें हुई हैं। अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं और अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। कठी घाटी से शुरू हुई कांग्रेस जन जागरण रैली नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पहुंची। इस दौरान अरावली बचाओ, देश बचाओ के नारे रैली में सुनाई दिए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम नागरिक भी शामिल थे, जिन्होंने बीजेपी सरकार पर अरावली को लेकर षड्यंत्र रचने और अवैध खनन को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए। जुलूस का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने किया। हाथों में तख्तियां, बैनर और पोस्टर लिए कार्यकर्ताओं ने अरावली को बचाने का संकल्प दोहराया। आप जिस तरह देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ये स्टैंड लिया, और अरावली को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। और जिस तरीके से कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है, हम चाहते हैं इस पर पुनर्विचार हो। और ये हालात तब है जब खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी इस क्षेत्र से आते हैं। अरावली जो गुजरात से लेके हरियाणा तक फैली हुई है, राजस्थान बीच में आता है और सबसे बड़ा भाग राजस्थान में आता है। तो मैं मानता हूं कि अरावली को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी ज्यादा बनती है। अरावली बचाओ को लेकर के चल रहा जन जागरण अभियान अब आज शुरू हुआ है अलवर से। जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम वो बड़े कांग्रेस के नेता हैं जो अरावली बचाओ को लेकर के संदेश दे रहे हैं, और संदेश के साथ ही अरावली के लेकर के जो मांग की जा रही है, अरावली बचाने की जो मांग की जा रही है, उस मांग के साथ यह मार्च निकाला जा रहा है। सर, ये मार्च निकाला जा रहा है किस तरह का? देखिए, अरावली हमारी जीवन रेखा है, हमारे देवी देवता निवास करते हैं, ये हमारे देवालय हैं, वहां पर इसको खनन माफियाओं के हवाले कर दिया। ये भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। और डबल इंजन की सरकार जो है वो पूरे तरीके से खनन माफियाओं को पूरी अरावली सुपुर्द कर चुकी है। ये कतई नहीं होने देंगे। जन जागरण अभियान चलाएंगे और वापिस इनको यूटर्न लेना पड़ेगा, वापिस आदेश लेना पड़ेगा। सर, काफी पोस्टर्स ऐसे दिखे जा रहे हैं जिसमें अलवर के दोनों मंत्री नजर आ रहे हैं। अरावली बेच दी है, मुख्यमंत्री चुप्पी साधे, इस तरह के पोस्टर भी यहाँ। देखिए, आज जो ये फैसला आया है इसमें सीधा सीधा हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है, तो मुख्य रूप से तो जिम्मेदार वो हैं। और हमारी राजस्थान सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री ये बोल नहीं रहे, दोनों अलवर से आते हैं, इनको बोलना चाहिए। और तेज होगा, पूरे प्रदेश में होगा। सर, अरावली को लेकर के क्या कहेंगे? आप देखते हैं कि ये कोई मुद्दा सिर्फ कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आम जन का मुद्दा है। और जिस तरह से सरकार
माफियागिरी कर रही है, माफियों के साथ मिल चुकी है। तो बिल्कुल यहाँ तमाम वो कांग्रेस के नेता, बड़े लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि अब जो आंदोलन है वो तेज किया जाएगा। इस आंदोलन के साथ ही अरावली को बचाने का जो अभियान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरे प्रदेश में इसको पूरी तरह से चलाएगी और अरावली को बचाने में हर कदम प्रयास करेगी। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। वही लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव पर अब सियासत की नई लकीर खिंच गई है। मतदान के दौरान घूंघट और बुर्का पहनकर पहचान को लेकर उठे सवालों ने सियासी बहस को हवा दे दी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक मतदान से पहले मतदाता की पहचान जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या घूंघट या बुर्का पहनकर मतदान करना पहचान में बाधा बन रहा है, या फिर यह व्यक्तिगत आस्था और अधिकार का मामला भर है। पर्दे में या बुर्के में एक महिला गलत मतदान करके जा रही है, उसी की रोकथाम के लिए प्रावधान किया है। असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है और नियमों के, हमारी संविधान की मूल भावना के विपरीत। घूंघट और बुर्का वाली महिलाओं की होगी पहचान। पंचायत निकाय की लड़ाई घूंघट और बुर्के पर आई। बुर्के और घूंघट की जांच, किस बात पर विवाद। पंचायत चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है और इसी बीच आयोग के नए आदेश ने नया सियासी तूफान मचा दिया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि वोटिंग के दौरान घूंघट और बुर्का में आई महिलाओं की जांच के बाद ही उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय महिला कर्मचारियों की मदद ली जाएगी। कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि फर्जी मतदान रोकने के लिए चेहरे की पहचान जरूरी है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं की गरिमा से जोड़ रहा है। आंगनबाड़ी और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की कार्मिक उसी गांव में अपना कर्तव्य निभाती हैं और उन सब का विशेष रूप से गांव की सभी महिलाओं से लगभग संपर्क रहता है। इसलिए जो इस प्रकार की शिकायतें थी कि पर्दे में या बुर्के में एक महिला गलत मतदान करके जा रही है, एक से ज्यादा बार मतदान करके जा रही है, उसी की रोकथाम के लिए प्रावधान किया गया था और अब इसे और ज्यादा सख्ती से निर्वाचन आयोग लागू कर सकता है। कांग्रेस ने इस फैसले को संवैधानिक अधिकारों का हनन करार दिया। मतदान के अधिकारों को धर्म और पहनावे से जोड़ना संविधान की भावना के खिलाफ है। यथासंभव महिलाओं को मतदान दलों से दूर रखना पहचान है, उसको पुरुष अधिकारियों के द्वारा करना, ये दोनों ही बातें असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक हैं और नियमों के, हमारी संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 हमें समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 महिलाओं को भेदभाव निषेध करता है और 16 हमें समान अवसरों का अधिकार प्रदान करता है। ये जो कल का ये जो आदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा निकला है, ये संविधान की मूल भावनाओं के बिल्कुल विपरीत। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि पहचान सत्यापन नियमों के तहत होता है और संवेदनशीलता के साथ प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में साफ किया है कि चुनाव में इन लोगों की ड्यूटी नहीं लगेगी। पंचायत निकाय चुनाव और क्या होगी गाइडलाइन। दिव्यांग कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश, केंद्रीय कार्मिकों की ड्यूटी न लगाने के निर्देश, उम्मीदवारों के रिश्तेदारों की नहीं लगेगी ड्यूटी, जरूरी सेवाओं के कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगेगी। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि कहीं भी किसी मतदाता के साथ भेदभाव की अनुमति नहीं है, लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव की दलील और दूसरी तरफ आस्था, पहचान और अधिकारों की राजनीति। अब सवाल यही है कि क्या ये वाकई चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने की पहल है या फिर वोट की चौखट पर खड़ा एक नया विवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और भरतपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम अजलाल शर्मा भरतपुर पहुंचे हैं। रामदास जी महाराज के अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री। श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम पहुंचे हैं
लुधाबाई के हनुमान मंदिर रामदास महाराज का हाल ही में निधन हुआ था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास जी महाराज। गुरु पूर्णिमा पर आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर जरूर आते थे। बड़ा हनुमान मंदिर के महंत थे रामदास जी महाराज। और ललितेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ललितेश, क्या जानकारी मिल रही है अभी? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए सीएम भजनलाल शर्मा लोधाबाई बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचे थे क्योंकि उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे रामदास जी महाराज, उनका देवलोकमन हो गया था। और ये देर रात 10 बजे के आसपास की घटना है जब उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उसके बाद में जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शोक संवेदना व्यक्त की और उसके बाद में उन्होंने खुद यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने अंतिम संस्कार में जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लिया है, पुष्प चक्र अर्पित किया है और उसके बाद में वो वहाँ जो साधु संत थे उनके जो रामदास महाराज जी के बेटे थे जो लोधाबाई बड़े हनुमान मंदिर के अभी वर्तमान में महंत, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और उनको ढांढस बधाया। उसके बाद में सीएम भजनलाल शर्मा लोगों से भी मिले, लोगों से भी बातचीत की और उसके बाद में वो जयपुर के लिए रवाना हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललितेश इस पर जानकारी देने के लिए। और श्रीगंगानगर से खबर, जहां सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी। अनूपगढ़ विधायक ने मांग उठाई है। विधायक का शिमला नायक ने मांग उठाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ घर पर बैठक की, सिंचाई पानी के मुद्दे पर चर्चा की। फसलों के लिए पानी की जरूरत है, ये विधायक ने कहा है। बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे, ये भी फिलहाल उनके द्वारा साफ कर दिया गया है। तो सिंचाई पानी की मांग को लेकर के फिलहाल आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और खबर जयपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का झपुक में भव्य शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्राफ्ट और फूड स्टॉल का भ्रमण किया, साथ ही कलाकार हस्तशिल्पियों का उत्साहवर्धन किया। दिया कुमारी ने इस मौके पर डाक कार्ड का विमोचन किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सांभर फेस्टिवल की सभी को बधाई देते हुए देश विदेश से आए पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल फेस्टिवल का आयोजन और भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही कहा कि सांभर फेस्टिवल ने अब वैश्विक पर्यटन मंच पर अपनी अलग पहचान बना ली है। सांभर अब ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पहचान मिली है। ग्लोबल स्टेज पे अब सब लोग पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं कि सांभर फेस्टिवल हर साल होता है। और यहाँ पर हम लोग और भी, चाहे टेंट सिटी की बात करें, चाहे और भी कुछ सुविधाओं की बात करें, सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, जो भी सरकार के स्तर पर होगा हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी, पूरी तरह से करेगी, आपके साथ मिलकर करेगी। और खबर कोटा से, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2वीं बटालियन आरएसी अमर निवास में आयोजित हुए राजस्थान पुलिस सेवानिवृत्ति परिवार कल्याण समिति का वंदे मातरम स्नेह मिलन समारोह और वार्षिक संभागीय अधिवेशन 2025 में शिरकत की। कार्यक्रम में बिरला ने कहा कि आर्मी और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी देश सेवा में हमेशा तत्पर रहे और अब उनके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। मुझे आशा है कि वो आम व्यक्ति को जिसको कानून की जानकारी नहीं, उसको कानून की जानकारी भी देंगे और अपने अनुभव का लाभ वर्तमान अधिकारियों को मिले, इसके लिए प्रयास भी करेंगे। इसी तरीके से हमारा पूर्व सैनिक जिन्होंने लंबे समय देश और राष्ट्र की सेवा करने का काम किया, एक भारत को सुरक्षित देश रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को जिनमें आज भी आत्मविश्वास है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है, वो आज भी अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। उनकी सेवाओं का लाभ देश और राष्ट्र को मिले ताकि देश और प्रगति की ओर बढ़े। उनके जीवन का अनुशासन, उनके जीवन में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये आने वाली पीढ़ी को निश्चित प्रेरणा देगी। वैदिक विधायक नौक्षम चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक आम महिलाओं की तरह सब्जी खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं। इस दौरान एक महिला विधायक के वीवीआईपी होने के बावजूद आम लोगों की सब्जी उनकी तरह खरीदने की उनकी सराहना की जा रही है। वीडियो इस वक्त का है जब विधायक कामा इलाके के दौरे पर थी। विधायक विकास रथ के जरिए लोगों को सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को साझा कर रही थी।
दौरे के दौरान शाम ढलते पर विधायक नौक्षम चौधरी कार से उतरकर सब्जी की दुकान पर रुकी। इस दौरान विधायक आज जो है दुकानदार से मोल भाव करते हुए भी दिखाई दी। विधायक की हर कोई तारीफ कर रहा है। और अजमेर शरीफ दरगाह में सालाना उर्स के समापन अवसर पर अंजुमन मोइनिया फखरिया ने मानवता, करुणा और न्याय का पैगाम दिया। अंजुमन ने बांग्लादेश और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई। साथ ही कहा कि नफरत, भीड़ हिंसा और धर्म के नाम पर की जा रही हत्याएं इंसानियत और सभी धर्मों की मूल शिक्षाओं के खिलाफ है। बयान में स्पष्ट किया गया कि किसी भी समुदाय के साथ होने वाला अत्याचार स्वीकार्य नहीं है और समाज को मिलकर इसके खिलाफ खड़ा होना होगा।